इसलिए आज इसको हम लोग सेट। सबसे पहला पॉइंट कि सेट किसको कहते हैं, तो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन हमको समझाने का जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, एक जगह पे जुगाड़ कर लेते हैं, उसको कलेक्शन कहते हैं। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा उसको नाम दिया गया है कि हम लोग उसको सेट बोले। दूसरा चीज, इफ एडजेक्टिव, समझते हैं एडजेक्टिव इंग्लिश का क्या होता है, वो उसके प्रॉपर्टी को बताता है। इफ एडजेक्टिव यूज्ड देन कलेक्शन, एडजेक्टिव के कारण, एडजेक्टिव को यूज करके अगर कोई कलेक्शन बनाया जाता है, देन कलेक्शन इज नॉट सेट। वैसे केस में वो सेट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा आप समझेंगे इस बात को। बाय द वे, आपके सामने ये बोला गया कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट फुटबॉलर, तो बोलिए तो कौन कौन है? रोनाल्डो सर। कोई बोलेगा मेसी। ठीक है, कोई बोलेगा मेसी, तो सबका कोई रोनाल्डिन्हो, ठीक। तो ये क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे बेस्ट का मतलब हर कोई अपने तरीके से इसको डिफाइन कर रहा है, इसका है ना कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इसको पर्टिकुलरली डिफाइन करे। तो इस बेस्ट एक एडजेक्टिव के कारण क्या हुआ, ये जो कलेक्शन बनेगा इज नॉट सेट। अब दूसरा एक एग्जांपल देखिए, बोला गया कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर एच। तो एच से पहले कौन कौन इंग्लिश अल्फाबेट आता है? ABCDEFG। ठीक है, वहां तक। क्या किसी दूसरे का आंसर वैरी किया कि सेम आंसर आया? सेम आंसर आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे आंसर मेरा वैरी नहीं कर रहा है, इस कारण से इस कलेक्शन को क्या हम सेट बोल सकते हैं? यस सर। बिल्कुल यस सर। बोला जा सकता है उसको। ठीक है, आपके सामने बस हम छोटा सा एक कलेक्शन ला रहे हैं क्वेश्चंस का, और इसमें देख के आप बताइएगा कि कौन क्या है। ठीक है, मतलब कि वो सेट होगा या नहीं होगा। देखिए बस, अब आरडी शर्मा बुक ऐसे ही टाइप का है। देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 से लेके 49 तक होगा। क्या किसी का आंसर वैरी किया? किसी का आंसर वैरी किया? नो सर। तो इट इज दी सेट, ये सेट कहलाया। ठीक है, ये सेट कहलाया। बीच में कुछ आ गया, 1 मिनट हम उसको थोड़ा हटा दे। देखिए सेकंड, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। ये वर्ड क्या बताता है कि ये प्रॉपर्टी सेट नहीं, एडजेक्टिव है, नॉट सेट है ना, इट इज नॉट सेट। समझ रहे हैं? थर्ड नंबर बोलिए, थर्ड खुद से बोलिए, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। सब वेरी करेक्ट। ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेट नहीं है सर। ये सेट नहीं होगा क्योंकि सेट नहीं है। सेट नहीं होगा। फिफ्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। किसी को ट्रिग्नोमेट्री नॉट सेट, किसी को सेट हार्ड लगा, किसी को रिलेशन हार्ड लगा, किसी को फंक्शन हार्ड लगा, तो सबके लिए तो ये अलग अलग हो रहा है ना। यस सर। अलग अलग, नॉट सेट। सिक्स नंबर, सेट, ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जितना नॉवेल लिखना था लिख दिए, उसके बाद चले गए। अब अगर कोई जानकार आदमी होगा जो उनका कलेक्शन जानता होगा, तो वो बिल्कुल वही सब नॉवेल बताएगा जो वो लिखे हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसे पर्सन को नहीं लाना है जो याद करेगा, अच्छा ये भी लिखे थे, वो भी लिखे थे, वैसे पर्सन से मतलब नहीं। क्या ये वैरी करेगा? नहीं करेगा। इस कारण से इट इज दी सेट। 8 नंबर, सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। फिक्स है ना, जनवरी है, जून है, जुलाई। ठीक है, ये फिक्स है, इस कारण से ये सेट होगा। क्या लिखा है ये? AN ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर।
जाने दीजिए, पता नहीं क्या लिखा है, बस इतना सुनिए ना, ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बोलिए ये क्या होगा? सेट हो ये सेट set होगा, सेट होगा। है। जैसे अभी आपके सामने हम लिखा है, बुक से वेरी करते हैं। तो ये आर.डी. शर्मा बोला ना कि मेरी ही बुक को देखो, आर.डी. शर्मा कभी बोलेगा कि तुम आर.एस. अग्रवाल देखो? नहीं सर। तो इसी बुक से तो बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इस बुक के इस सेट चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का बात किया जा रहा है। तो वो तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, यानी कि अगर पर्सन पलट के देखेगा उसको 40 क्वेश्चन मिला, तो दूसरा पर्सन भी देखेगा तो 40 क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है। इस कारण से ये क्या है, एक सेट। 9 नंबर, नॉट सेट। सर नॉट सेट। नहीं, मोस्ट डेंजरस के कारण इट इज नॉट सेट। किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, कोई ऐसा भी होगा जिसको कॉकरोच और छिपकली से भी डर लगता होगा, तो वो डिपेंड कर जाता है ना, वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाता है। कोई चींटी से भी डरता होगा कि काट लेगी तो फूल जाएगा, ठीक है, रहने दीजिए। 10 नंबर, 10 नंबर, 10 प्राइम इंटीजर्स। सेट प्राइम इंटीजर्स तो 2 होता है इसमें, फिर उसके बाद और कौन आएगा, 3 आएगा, आपका आएगा, आवाज रुक 7 के आ रहा है। 11 है, 13 Yes, 17 है। तो ये तो फिक्स होगा ना, जिसको भी पता है, जिसको नॉलेज है प्राइम इंटीजर्स का, वो तो यही फिक्स आंसर देगा। तो पर्सन टू पर्सन वैरी ना करने के कारण इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको सेट बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर एच इज सेट। समझ गए सेट में कैसे हम लोग डिफरेंस करते हैं, कौन सा कलेक्शन सेट होगा, कौन सा नहीं, ठीक है। अगला बात, सेट रिप्रेजेंटेड बाय, सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सर आवाज सही से नहीं। सर अब आवाज ठीक से नहीं आ रहा क्या रहा सर आपका? अभी ठीक है? सर। यस सर। सर बीच बीच में ठीक हो जा रहा है, बीच बीच में फिर वैसे ही हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर वैसा बात है तो जब डिस्टर्ब होगा ना हमको बोलिएगा, ठीक है, हम रिपीट कर देंगे उसको, हाँ ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि लिखा गया सेट ए, कभी बोलेंगे हम सेट डी, कभी हम बोलेंगे सेट एच। तो ये जो कैपिटल लेटर है ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि सेट रिटन, सेट को लिखते कहाँ है, सेट रिटन इन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, वो कर्ली ब्रेस के बीच में लिखा जाता है, ठीक है, कर्ली ब्रेस के बीच में हमेशा सेट लिखा जाता है। जैसे बोला गया सेट ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस के अंदर समथिंग 2 4 6, तो 3 एलिमेंट आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेस के अंदर, इसका मतलब ये एक सेट है। पहला बात हुआ कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा नहीं होगा आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा बात है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेट को लिखते कैसे हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रेस के अंदर अगर लिखा हुआ है ये पूरा पार्ट कलेक्शन, आ कलेक्शन, थोड़ा सा हम अपने से लिख रहे हैं, आ कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो देखिए जैसे बी आपको कर्ली ब्रेस में दिखा, इसका मतलब बी क्या है, एक सेट। बी आपको कर्ली ब्रेस में दिखा तो बी एक सेट है। अब देखिए मेरे लिखने का तरीका देखिएगा थोड़ा, ठीक है। C is equals to a collection, C is equals to a collection of even prime numbers, even prime numbers। तो इसमें हमको क्या है ना, थोड़ा देख लीजिए लिखने का तरीका। हाँ अब हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन वाला केवल लिख के दे देगा और नीचे फिर ऑप्शन दे देगा और आपसे डिमांड करेगा कि आंसर बताओ। बहुत कोई क्या परेशान ये हो जाते हैं कि अगर कर्ली ब्रेस दिया तो ऑलवेज सेट, अगर कर्ली ब्रेस दिया तो ऑलवेज सेट, और अगर कर्ली ब्रेस नहीं गिवन है, इफ कर्ली ब्रेसेस नॉट प्रोवाइडेड। आयुष माइक बंद कर लीजिए,
इफ कर्ली ब्रेसेस नॉट प्रोवाइडेड, अगर नहीं दिया हुआ है, देन डिसाइड, वैसे केस में आपको डिसाइड करना है, देन डिसाइड वेदर इट इज सेट और नॉट, वेदर इट इज सेट और नॉट। समझे? जैसे इसके ऊपर में देखिए कहीं पे भी आपको कर्ली ब्रेस नहीं दिख रहा है पूरा 1 नंबर से लेके या 10 नंबर, तो हमको डिसाइड करना था कि वो जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं। अगर बाय द वे वही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट कर्ली ब्रेस के अंदर लिखा होता, हमको कुछ नहीं डिसाइड करना था, कर्ली ब्रेस लगाए ना, इसका मतलब है कि वो हमेशा एक सेट होगा ही होगा। ठीक है, सेट का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, उसके बाद सेट फटाक से खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट, इसी में थर्ड पॉइंट, इन एनी सेट, इन एनी सेट एलिमेंट डज नॉट रिपीट, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, यानी कि अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं होगा, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन आप सिंपल ऐसे याद रखिए, नॉट अलाउड इन सेट, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। सर क्या बात है? जैसे एक सेट बोले 1 2 3 और बी एक सेट बोलना चाहते हैं 1 2 1 2 3 2 1 1, आपसे पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बोलिए, क्या आंसर दीजिएगा? 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 3। आपसे पूछा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, क्या आंसर दीजिएगा? 3 इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। कैसे बोले? जितना भी 1 लिखा है काउंटेड ओनली सिंगल टाइम, आप चाहे लिख के भर दीजिए 1 से, हम अगर एक आइडेंटिकल पार्ट देखेंगे तो उसको एक ही काउंट करेंगे। 2 भी क्या हुआ? 1 टाइम काउंटेड, कितनी बार भी लिखा हुआ है हम उसको काउंट कितनी बार करेंगे? 1 टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन लिखने वाला तो कुछ भी लिख के दे सकता है, आफ्टर मॉडिफिकेशन जो बी है उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्या आपका सेट ए और बी दोनों सेम सेम दिख रहा है? यस सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एलिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, आपको रिपीट नहीं करना। अब इस एक लाइन के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। सर आवाज आपका कट रहा है। आवाज कट रहा है, हमको अब कुछ, ठीक हो गया सर। हमको कुछ जानते जला जला भी महक रहा है, समझे? अच्छा ठीक, देखते हैं, कुछ जलेगा तो अपने धुआं निकलेगा। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है कि राइट सेट यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड, और यहाँ पे है, क्या आप लोग पटना का पुराना नाम जानते हैं? हिस्ट्री में पढ़े हैं यस उसको? पाटलिपुत्र। हाँ पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस वर्ड के लेटर को यूज करके हम लोग को एक सेट बनाना। जैसे ये बोला ना कि सेट बनाना है, इसका मतलब है कि मेरे दिमाग में आया कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना है। पी को लिखे एक बार, ए को लिखे एक बार, टी, फिर एल, फिर आई। क्या फिर से पी लिखेंगे? नो सर। नो सर। टू और टी लिखेंगे? नो सर। नो सर। आर लिखेंगे? यस सर। यस सर। नहीं। ठीक है, तो कोई भी लेटर अगर आपको मल्टीपल टाइम रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो आप जब सेट बनाएंगे तो कितनी बार लिखेंगे उसको? 1 टाइम, केवल एक बार, केवल एक बार। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, वर्ड है मिसिसिपी। जानते हैं ये एक नदी है? यस सर। ठीक है, मिसिसिपी। और मिसिसिपी एक यूनिवर्सल वर्ड है जिसको बोलने में जनरल आदमी को 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, 1 सेकंड फॉर प्रोनाउंसिएशन। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वैसे केस में 1 सेकंड हमेशा कंज्यूम करता है। यूनिवर्सल बात है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भारतीय बात है, यूनिवर्सल बात है। अगर इससे सेट बनाना है, सेट का एक नाम देते हैं ए, इसके अंदर M 1 टाइम, I 1 टाइम, S 1 टाइम,
P1 टाइम। क्या और कुछ P. आएगा? No, sir. No, sir. ठीक है, तो हम लोग को केवल एक लेटर या एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है किसी भी सेट के अंदर। फोर्थ नंबर पॉइंट अपना क्या है? फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन सेट डजंट मैटर। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं बनता, आप किसको आगे लिखे किसको पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब अगर एक सेट है 1 2 3 का, या हम बोले कि नहीं हम उसमें 2 1 3 लिखेंगे, या आप बोले नहीं सर हम उसमें क्या करेंगे ना 3 1 2 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों का तीनों सेट आपस में क्या है? इक्वल है। तीनों का तीनों सेट आपस में इक्वल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि ऑर्डरिंग मायने नहीं रखता है सेट के अंदर? Yes, Yes, sir. तो ये जैसे MISP लिखे ना, कोई बोला कि सर क्या हम इसको PSMI नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, बिल्कुल, बस ये 4 एलिमेंट होना चाहिए अंदर। ठीक है, तो वो सेट A को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो उसी क्वेश्चन का आंसर है जो आपसे पूछा गया। हाँ ऐसा, तो सेट का इंट्रोडक्शन ये। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे भी चलिए। इफ एलिमेंट लाइज इन सेट, यानी सेट के अंदर है। ठीक है, इफ एलिमेंट लाइज इन सेट देन वी यूज बिलोंग्स टू, ऐसा नोटेशन होता है, ऐसा बिलोंग्स टू साइन। ठीक है, इस साइन को यूज करते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एग्जांपल में एक सेट ए दिया और इसमें लिखा है 1 3 और 9, आपसे पूछा वेदर 9 बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट, आप बोलिएगा ट्रू है। ठीक है, Yes. आपसे पूछा 10 बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट, आप बोलिएगा फॉल्स। ठीक है, अगर आपसे ये बोला 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, आप क्या बोलिएगा? True. true. ठीक है, ये चीज होता है। तो जैसे ना कि ये इक्वल टू को काट कर देंगे तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, एग्जैक्टली वैसे अगर एलिमेंट सेट के अंदर है देन इट बिलोंग्स टू द सेट, अगर नहीं है तो सिंपल उसको कट कर देना है, यानी नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम क्या पढ़ेंगे? फोर नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए से 4 बिलोंग ही नहीं करता, उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं। हाँ, ये सब था छोटा छोटा चीज जो आपको सेट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया आरडी शर्मा का। इसको आरडी शर्मा से बनाइए, सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा कहीं कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं है, वैसे डीपीपी डाला हुआ है, आप बना लेंगे तो वो खराबी नहीं करेगा, मगर आरडी शर्मा सेट के लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब उसको बोलते हैं ना मोर देन सफिशिएंट, वैसा है। सेट चैप्टर है इतना सा, और आरडी शर्मा के अंदर है ना 7 या 8 एक्सरसाइज दिया, मामूली चीज थोड़ी। ठीक है, 7 या 8 एक्सरसाइज एक छोटे से चैप्टर का, एक एक पॉइंट पे वो लगभग है ना एक्सरसाइज निकाल के रख दिया आपके साथ। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, ऑलरेडी हम किए हुए हैं, आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज कीजिए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जैसा था क्वेश्चन हम आपको करा दे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट डिस्कशन है रिप्रेजेंटेशन या कहे तो लिखने का तरीका ऑफ सेट। तो बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक कहलाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, और दूसरा जो होता है ना दूसरा, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। बहुत आराम से समझिएगा, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म कंटेन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स कंटेन करता है which separated by comma। ठीक है, ये कॉमा से सेपरेटेड होता है, ये कॉमा से सेपरेटेड होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा है जो आप ऊपर अभी देख रहे थे, यहाँ लिखा 101 -50
फिर उसके बाद 2021। बताइए तो कितना एलिमेंट है इसके अंदर? So 3. 3. ठीक है, 3 एलिमेंट। तो ये जो कर्ली ब्रेस के अंदर अलग अलग एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड लिखा गया, तो आपको ये रोस्टर फॉर्म के फॉर्म में मिला। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन अगर बनेगा तो रोस्टर फॉर्म में बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में कभी क्वेश्चन नहीं बनता। अगर सेट बिल्डर दे दिया तो पहले रोस्टर कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। कारण हम आपको दिखाते चलेंगे। कोई आपसे पूछा 101 बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू की फॉल्स? True. ट्रू। कोई आपसे पूछा 2020 बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू की फॉल्स? False. चीज है, रोस्टर फॉर्म में हमको दिखता है कि उस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं। यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है रोस्टर फॉर्म का। अगर बाय द वे लिखा हुआ है कि बी दैट इज इक्वल्स टू ए आई ओ यू ई, बोलिए तो ये रोस्टर फॉर्म है कि नहीं है? Yes, sir. ये रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसी रोस्टर फॉर्म को अगर हम स्टेटमेंट में लिख दें तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इट इज दिस सेट, ये भी एक टाइप का सेट ही है, मतलब ये सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज दिस सेट रिटन इन स्टेटमेंट, रिटन इन स्टेटमेंट आइदर इन मैथमेटिकल कंडीशन। ठीक है, या तो वो सिंपल इंग्लिश के स्टेटमेंट में लिखा होगा या फिर मैथमेटिकल कंडीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। और मैथमेटिकल कंडीशन जो होता है ना, ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जो नोटेशन देखते हैं आप अभी देखेंगे पता चलेगा, लिखने का बहुत सारा वैरायटी होता है। हम आपके सामने सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए सेट ले लें ताकि हम आपको कन्वर्ट करके दिखा सके। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी सेट ए को मेरे लिखने के तरीके को देखिएगा, बस हम आपसे अभी कुछ नहीं पूछ रहे, बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए। लिखे क्या? x such that x belongs to natural number and x will be less than 5। तो देखिए क्या बोला गया, x is the element of set A और x एक नेचुरल नंबर होगा जो 5 से लेस होगा। तो 5 से लेस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही होगा, यानी ये A को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलिए सही है? Yes, sir. ठीक है, जहां नहीं समझेंगे एकदम क्रॉस करके मेरे से डिस्कस करेंगे, मेरे से पूछेंगे। ठीक है, चलिए सर सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग 2-3 तरीका से लिख सकते हैं ना? बस हम यहाँ एक लाइन थोड़ा खींची लिए थे, फिर से हम ए ही लिखने वाले थे। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट कर लें। हाँ, आप एकदम सही बोले। अगली बार हम क्या लिखें? x such that x belongs to whole number, x belongs to whole number, x will be greater than 0 but less than 5। बोलिए तो क्या ये इसके बराबर और इसके बराबर नहीं है? यस सर है। Yes, sir. होना चाहिए, मगर 0 से बड़ा लो तो होल नंबर 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 से छोटा लेना है। तो ये लिखने का दूसरा तरीका। तीसरा देखिएगा, a that is equals to the set containing x such that x is, ध्यान से, x is natural number less than 5। बोलिए तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? Same. सर ये सेंटेंस में लिखा है वो। एकदम सही, एकदम सही, यही चीज हमको यहाँ पता करना था। ये यहाँ पे इंग्लिश का स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, और इस जगह पे सेम चीज है मगर वो मैथमेटिकल कंडीशन है। क्या आपको समझ में आया मैथमेटिकल कंडीशन कैसे दे? यस। ठीक है, Yes. और ये यहाँ Yes. पे एक स्टेटमेंट है। हम लोग बेसिकली इसमें सेंटेंस वर्ड नहीं यूज करते हैं, ये मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा, और लिखने का तरीका और कुछ हो सकता है क्या? कोई बताएगा? a that is equals to पैसा तो रख लो x such that, देखिए x such that x greater than 0, ठीक है, but x less than 5 and x belongs to integer। क्या ये चलेगा?
Yes, sir. इंटीजर है। तो सेट बिल्डर को रिप्रेजेंट करने का ना मल्टीपल वे होता है। सेट बिल्डर बात है ना, तो बदल बदल के रिप्रेजेंट किया जाता है, मगर रोस्टर लिखने का तरीका हमेशा एक यूनिक ही होता है। रोस्टर कभी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई जबरदस्ती बोला कि नहीं रोस्टर को तुम दूसरे तरीके से लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना, एलिमेंट को आगे पीछे कर देना, कोई फर्क तो पड़ने वाला है, ठीक है। अब कोई जबरदस्ती बोलेगा तो जबरदस्ती वाला काम ही कीजिएगा ना। मगर सेट बिल्डर में आप जैसे चाहे, क्योंकि स्टेटमेंट है, वैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी और एक तरीका है मेरे पास, ठीक है, बहुत है, जब तक सोचेंगे तब तक लिख सकते हैं। x such that x is equals to, ध्यान से, x is equals to a plus 1, जबकि a belongs to whole number and a will be less than 4। देखिए तो सही हुआ क्या? देखिए कैसे बदल के लिख। अगर a होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो a का वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और क्या क्या 3 ले सकते हैं, यहां से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग x जब निकालेंगे तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 3 + 1 4। मेरे a का एलिमेंट तो x है ना, तो जब हम a को लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे x का वैल्यू, ना कि a का वैल्यू, तो हम वही लिखेंगे 1 2 3 4। देखिए फिर से वही आंसर आया मेरे पास। तो रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका होता है, बस सेट बिल्डर को ही रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, रोस्टर के रिप्रेजेंटेशन का कोई अलग तरीका नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, No, sir. ठीक। No, sir. अभी हम क्वेश्चन कुछ यहाँ पुट कर रहे हैं, उसमें ना वो सेट बिल्डर से हमको रोस्टर कन्वर्जन करना होगा, तो आराम से हम लोग है ना मिलजुल के उसको खत्म कर लेते हैं। देखिए आया नहीं, आ गया। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट हम बंद करते हैं, थोड़ा ये सामने आ गया। आइए देखिए, सबसे पहला वाला क्या बोला? x इज द एलिमेंट। आगे क्या बोल रहा है? x इज लेटर बिफोर e इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कोई बताएगा इसका रोस्टर फॉर्म? A B C D. A B C और D, बस इतना ही होगा। दूसरा बोला x इज द एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, x इज द एलिमेंट, जबकि x² लेस देन 25। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? 2 3 4. -4 ले सकते हैं क्या? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, तो नेचुरल नंबर्स लिखो। नेचुरल है ना, नेचुरल है तो नेगेटिव नहीं ले सकते, हाँ sir. -4 नहीं ले सकते, +4 ले सकते हैं क्या? यस 9 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, सही है। यस Yes, sir. ये वही चीज हमको देखना है कि कहां से ये बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थर्ड क्वेश्चन में आइए। x इज प्राइम नंबर 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच प्राइम नंबर 11 13 11 13 17 19. 19 और 90, ठीक है। अच्छा यहाँ पे x है मेरा एलिमेंट और x 2n के इक्वल है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल से। अगर n नेचुरल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इवन बनेगा? इवन, यस Yes, sir. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो स्टार्ट ही करेंगे हम 2 से, 2 4 6 8 ऐसे प्रोसीड करके छोड़ देंगे, क्योंकि नेचुरल खत्म नहीं होगा, मेरा x भी खत्म नहीं होगा, इंफिनिटी तक जाएगा वो, इंफिनिटी तक। किसी को कोई Yes. दिक्कत है 4 नंबर से? नो सर। नो अगली No, बात, sir. x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान से, छोटा सा है मगर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन x। आंसर 0. खाली, Void, sir. कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, कोई भी नंबर अपने आप से कभी बड़ा होगा? नो कभी नहीं। No, तो sir. हमको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। वैसे केस में हम बस कर्ली ब्रेस डाल के एक बीच में डॉट डाल देते हैं, इसका मतलब ये खाली है, और खाली है तो क्या हम इसको एम्प्टी सेट नहीं कह सकते? Yes. Yes, sir. इसका मतलब ही होता है खाली, ठीक है, एम्प्टी सेट। अगला 6 नंबर,
अब आंसर आप खुद से दीजिए x का 6 का अपने से। 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 4 सर 4 प्राइम नंबर नहीं है 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी नहीं है सर 6 यस सर 6 भी नहीं है। और बस 2 3 5 प्राइम डिवीजर्स लिखना था या कहे तो प्राइम फैक्टर्स लिखना था। ठीक है, यही चीज। तो हमको बस यही चीज ध्यान में रखना है कि निकालना क्या है। तो 60 का प्राइम फैक्टर्स, तो मेरे पास 2 3 5 आ गया प्राइम डिवीजर्स। चलिए 7 का आंसर ट्राई कीजिए अपने से, नहीं बनेगा हम बिल्कुल बताएंगे आपको। 7 71 62 71 62 44 71 62 44। 17 26 अब इसका उल्टा है ना, 70 26। बस इतना ही। 80 80 80 53 और सर 35 और कुछ 80 सर 80 सर 80 80 और 08 भी नो नहीं नो सर बोला यहाँ पे 2 डिजिट 35 और 50 2 डिजिट है ना। बस अब खत्म हो गया, नहीं अब खत्म। चलिए तो देखिए ऐसे आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, और सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो इसमें BETR आएगा, बस 4 ही लेटर आएगा। इसमें TRIGONMR हो तो हो गया, Y आएगा, बस खत्म। तो इतना काम E भी है। हाँ, रिपीट नहीं करना है, बस क्या नहीं करना, रिपीट नहीं करना हमको, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। चलिए तो ये अपने पास एक सेट बिल्डर वाला फॉर्म था। बाकी आप है ना अपने बुक में से एक्सरसाइज देख लीजिएगा। एक एक्सरसाइज पूरा इसके बेसिस पे है जिसमें आप रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, थोड़ा हम उठा ले ताकि है ना फटाफट ये खत्म हो जाए। हम चाहते हैं ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ हो, बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ सर एक क्वेश्चन था सर, ये एम्प्टी सेट में 5 होगा? एम्प्टी सेट अभी हम पढ़ाए नहीं है ना, उसके अंदर 5 कुछ नहीं होता, वो खाली रहता है। हम जब अभी बताएंगे तब हम आपको है ना कुछ नोटेशन और देंगे। अभी हम लोग केवल सेट का मतलब कर्ली ब्रेस पढ़े ना, यस सर। तो कर्ली ब्रेस को ऐसे खाली छोड़ देंगे, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम क्या बोले, ये जब खाली रहेगा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बात अलग हो गया कि एम्प्टी सेट को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना जी। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे उस पर, हाँ ओके सर। चलिए पार्ट बाई पार्ट यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट, अरे एक मिनट, हाँ यहाँ मैच द फॉलोइंग। 1 के साथ कौन लगता है? 6 6 1 के साथ 6 जाएगा, बहुत बढ़िया। 5 माइनस सर 5 5 5 नंबर x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, हाँ 3 के साथ कौन जाए? 3 1 1 जाएगा, ठीक है। 4 में 2 2 2 डिवीजर है ना, सर 4 मगर 2 इट इज प्राइम नेचुरल, उसमें 10 नहीं हो सकता, ठीक है? तब थोड़ा सोच के आंसर कौन सा? सर सर 4 4 नंबर x इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 10। हाँ ये सही है, ठीक है। तो ये 4 में 4 ही रहेगा, 4 में 4 ही रहेगा। 5th में राजस्थान 3 सर 3 राजस्थान, ठीक है। और 6th में जो बच गया, कौन सा बचा है? 2 2 ठीक है। इट इज प्राइम डिवीजर ऑफ 10, इट इज प्राइम डिवीजर ऑफ 10, ठीक है। तो ऐसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है रोस्टर और राइट साइड में आपको दिख रहा है सेट बिल्डर, मैच करना, यही कन्वर्जन वाला काम है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। टाइप्स, नेक्स्ट अपने पास डिस्कशन है टाइप्स ऑफ सेट्स पे। टाइप्स ऑफ
सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला वही आता है एम्प्टी सेट। खाली से स्टार्ट करते हैं हम। एम्प्टी सेट इसका मतलब हो गया नो एलिमेंट प्रेजेंट, नो एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट। सेट के अंदर, उस कर्ली ब्रेस के अंदर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक भी आंसर नहीं मिलेगा, तब जाके हम उस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। अब दूसरा बात इसी में है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेस ऐसे वैकेंट और फाई। ठीक है, हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर अगर कर्ली ब्रेस या फाई दिखेगा, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्टी सेट को कोई मन में सोच लिया होगा, सर हम कहीं कहीं तो साइन फाई भी देखें। देखिए ये फाई अकेला नहीं है, इसके ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा हुआ है। उस समय ये फाई किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंगल की तरह। कहीं अकेले लिखा है कि x इज इक्वल्स टू फाई। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये सेट की तरह नहीं लग रहा आपको? इट इज एम्प्टी सेट। समझ में आया कब फाई को एम्प्टी सेट कहते हैं और कब फाई का दूसरा मीनिंग होता है? ठीक है, Yes. अब इसमें ये जो पार्ट है या ये जो पार्ट है, ये दोनों रोस्टर फॉर्म होता है। एम्प्टी सेट का ये दोनों रोस्टर फॉर्म होता है। फाई लिखे या सिंपल कर्ली ब्रेस डाल दे, ये रोस्टर फॉर्म होता है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? कोई भी ऐसा कंडीशन जो फुलफिल ना हो, वो आपको एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम क्या बोले, सेट ए है, x such that x belongs to natural number and x will be less than 0। क्या 0 से लेस कोई नेचुरल नंबर होता है? नो सर। No, sir. तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन दिया गया है नॉट फुलफिल्ड, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। अगर कंडीशन मेरा फुलफिल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ए कैसा सेट है? ए एक एम्प्टी सेट। तो ये हो गया आपके सेट बिल्डर का बात, और ये हो गया आपके रोस्टर का बात कि एम्प्टी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी कंडीशन लिख दीजिए जो सेटिस्फाइड ना हो, मैथमेटिकली डिफाइंड ना हो, वैसे केस में वो हमेशा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड अपने पास है और उसका नाम है सिंगलटन सेट। इट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। रनिंग पढ़ते हैं सिंगलटन, ठीक है, लिखते हैं टोन। सिंगलटन सेट इसका मतलब हो गया कि इट इज अ सेट कंटेन कितना एलिमेंट? वन। One. सिंगल बोला ना, सिंगल, ठीक है, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। तो चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए या सेट बिल्डर में लिखिए, आपका कंक्लूजन हमेशा एक एलिमेंट पे आके खत्म होना चाहिए। बस एक एलिमेंट, एक से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाएं, सिंपल कोई भी नंबर लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, तो ए लिखा है और यहाँ पे लिखा 2, ये एक सिंगलटन सेट। अब इसी का सेट बिल्डर फॉर्म इसी ए का लिखेंगे, ठीक ना, जैसा ए दिख रहा है उसी का सेट बिल्डर लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हम लोग जानते हैं कि 2 जो होता है वो एक इवन प्राइम होता है। Yes, sir. Yes. x इज इवन प्राइम, x इज इवन प्राइम। और कोई इवन प्राइम होता है क्या? नहीं। नहीं, एक अकेला। तो देखिए x इज इवन प्राइम, यहाँ स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और इसी का आंसर निकाल के आप बोले कि नहीं सर वो 2 होगा। जब आप 2 एग्जैक्टली लिख दिए, इसका मतलब है कि वो सिंगलटन सेट का कैसा रोस्टर फॉर्म है। तो कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगलटन सेट है? अरे कुछ नहीं, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा और, ठीक है, सोच के जवाब दीजिएगा। लिखा है b दैट इज इक्वल्स टू x such that x square is equals to 16, x belongs to natural number। बोलिए सिंगलटन है कि नहीं? 4। यस सर, सिंगलटन। Yes, sir. b is सिंगलटन सेट। कोई अभी तक सोच रहा होगा कि सर x स्क्वायर 16 होता है तो x प्लस माइनस 4 होता है। एकदम आप सही सोचे, मगर आपको ये भी तो सोचना था कि x नेचुरल नंबर होगा जिसमें कि मेरा x इक्वल्स टू 4 होगा और x इज इक्वल्स टू -4 नहीं होगा। बात समझ में आया?
तो कितना एलिमेंट रह गया? एक। 1. इसका मतलब है बी के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा +4। तो ऐसा होता है अपना सिंगलटन सेट। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट अब नहीं होता है मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, वैसा ही चीज, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। तो आप इसको एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ मल्टीपल, नॉट एक के बेसिस पे कभी आंसर नहीं दे सकते, इफ मल्टीपल सेट्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, equal number of elements, equal number of elements, then called equivalent set, then called equivalent set। कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसके अंदर क्या लिखे हैं, कितना लिखे हैं, इससे फर्क पड़ता है। ए अगर लिखा हुआ है ए बी और सी, बी एक सेट लिखा हुआ है 2 4 और 6, सी एक सेट लिखा हुआ है 2021 बाई 2022, फिर उसके बाद 1/3 और 0.5। बोलिए क्या तीनों का तीनों इक्विवेलेंट लग रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ऑल सेट्स कितना एलिमेंट कंटेन 3. एलिमेंट्स, ऑल सेट्स कंटेन 3 एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, देखिए पढ़ने का तरीका, number of element in set A that is equals to number of element in set B that is equals to number of element in set C। तीनों बराबर है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन ये हुआ कि सेट A B C आर इक्विवेलेंट सेट। सेट A B C तीनों का तीनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आया क्या इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? समझे इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट Yes. Yes, sir. ठीक है, जहां दिक्कत होगा क्रॉस क्वेश्चन करना होगा मेरे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये था इक्विवेलेंट सेट। अब पता नहीं कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर। इक्वल सेट, इक्वल मतलब कुछ नहीं चलेगा, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सेट इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स as well as all elements must be same, must be same या कहे तो आइडेंटिकल। काउंटिंग भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम लिखा होना चाहिए। क्या सर सेम पोजीशन पे भी होना चाहिए ना? पोजीशन तो कोई मायने नहीं रखता है ना सेट, ठीक है। तो बस आपको अगर कोई एक सेट ए बोला, देखिए क्या क्या लिखा है, AEIOU, और एक सेट बी बोला X such that X is English vowel, बोलिए क्या दोनों सेम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस एक रोस्टर में दे दिया और एक कैसे दे दिया, सेट बिल्डर में। यहाँ पे अगर हम बी का रोस्टर फॉर्म लिखें, रोस्टर फॉर्म हम आपको बोले थे ना, रोस्टर फॉर्म के बिना आंसर नहीं होता। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें ना ए होगा, फिर थोड़ा सोचे आई होगा सर, अच्छा फिर उसके बाद सर यू होगा, हम बोले और कुछ, आप बोले ओ भी होगा सर, ठीक है, और सर 5 होता है, एक छूट रहा है, ठीक है, ई भी होगा सर। क्या फर्क पड़ गया? एलिमेंट बस आगे पीछे हुआ है, तो वही काउंटिंग 5, और वही ए यहाँ भी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। तो एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम हो रहा है, वैसे केस में सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी। ए किसके इक्वल हो जाएगा? सेट बी के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत चल रहा है क्या सेट के साथ? कुछ है? नहीं है, ठीक है। फाइनाइट सेट आप डिफाइन कीजिए, फाइनाइट सेट को। फाइनाइट किसको बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है, मेरा आवाज आ रहा है? Limited solution. डॉट 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 करके चलता जाए। फाइनाइट का मतलब होता है ना काउंटेबल, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म होगा, एंड डिफाइंड होता है उसका, एंड डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इट कंटेन, सॉरी सर, डिफाइंड समझ गए। में आप चले गए थे, हाँ,
हमको लगा इट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसका डिफाइंड रहेगा, एग्जैक्ट एलिमेंट्स डिफाइंड रहे। अब उसमें कितना होगा वो नहीं पता, हो सकता है 10 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 500 भी हो, मगर वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल है। जैसे एपी पढ़े होंगे, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे ना, नहीं? ओहो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं? Yes, sir. Yes, sir. तब एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहता था, वो काउंटेबल रहता था, काउंटिंग से आता था, 10 20 50 200 150 जो आना है आता था, ठीक है, काउंटिंग से आता था। तो उसी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग सेट को, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके कि उसके अंदर है कितना, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो फाइनाइट सेट, अभी तक आप जितना भी ऊपर देखे ना एग्जांपल, सब फाइनाइट है, सब फाइनाइट, सब के अंदर 2 4 5 10 यही एलिमेंट मिल रहा है, जो भी लिखा है सब का सब फाइनाइट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एग्जांपल लेना ही है तो हम आपके सामने एक सेट ए रख देते हैं, और इसमें देखिए क्या लिखे, बोलिए तो कौन से वर्ड से निकला होगा? एलिफेंट। एलिफेंट। एलिफेंट का स्पेलिंग बोलिए। ELEPHANT. ठीक है, तो देखिए क्या आप इसमें काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 7। Yes, sir. 7। तो क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, इस कारण से आपके सामने अभी जो ये सेट लिखा हुआ है, अरे यार बैटरी डाउन, सेट लिखा हुआ है, बोलिए ये फाइनाइट की इनफाइनाइट, कैसा सेट? फाइनाइट। Finite. इट इज फाइनाइट। फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये सब वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ए इज अ फाइनाइट सेट, तो इसका मतलब उसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा। तो अब हमको ढूंढना है कि कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे वो खत्म होगा, ये हमको ढूंढना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, फाइनाइट आया तो इनफाइनाइट भी आएगा। कोई इनफाइनाइट सेट का एक भी एग्जांपल दे सकता है क्या? Sir, X is a natural X number. is equal to X is a all natural number. Number of elements, its number of elements are uncountable, ये काउंटेबल नहीं होता है, ठीक है। डैश डैश करके छोड़ दिया जाता है, वही इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल में n जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कर्ली ब्रेस के अंदर स्टार्टिंग किए 1 से 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि इसके आगे का हमको पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। सही लिखे हैं? Yes. क्या आपको ये पता है कि सबसे बड़ा कौन होता है? अच्छा, एक और बात, रेशनल, रेशनल किसको कहते हैं? P by Q के फॉर्म में रहो, Q not equal to 0. तो इसको अगर आप चाहें तो सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें रोस्टर में भी लिख सकते हैं, मगर इसके लिए सबसे सुटेबल अभी आप जैसा बोल रहे थे मेरे से, सेट बिल्डर होता है। तो Q से रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल, दैट इज द सेट कंटेनिंग X सच दैट, ये कॉलम को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट X इज इक्वल्स टू P बाई Q, जबकि P और Q जो है ना ये इंटीजर्स होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर, एज वेल एज डिनोमिनेटर यानी Q नेवर बी इक्वल टू 0। कंडीशन लगा दीजिए रेशनल नंबर का, ये सब तो आप रेशनल नंबर में पढ़े ही है, पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर है ये रेशनल और इरेशनल, ठीक है, मतलब था, सॉरी गलत, ठीक है, था, उसमें आप पढ़े थे। तो यही चीज, जब x लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होगा, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वैसे केस में हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। इरेशनल का नोटेशन जानते हैं आप लोग? इरेशनल का नहीं जानते तो नहीं जानते, और क्या बोल दीजिए नहीं जानते सर। नो सर।
सर ऊपर में डैश। या तो सी लिखा रहेगा, या ऐसे डैश दिया रहेगा, या ऐसे बार दिया रहेगा, या फिर टी लिखा रहेगा। देख रहे हैं इरेशनल नंबर के लिए नोटेशन कितना सारा होता है। और जनरल इरेशनल क्या होता है? ऐसे तो बहुत सारा इरेशनल होता है। जनरल इरेशनल कोई एक एग्जांपल देगा इरेशनल का? बस ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा। 0.76 के ऊपर बार। वाह, √3 जबरदस्त। अच्छा बताइए, तो 1/3 जो है ये रैशनल है कि इरेशनल? irrational irrational, rational sir रैशनल तो 0.3 के ऊपर बार डाल देंगे तो वो तो रैशनल ना हो जाएगा। आइदर टर्मिनेटिंग Rational. होता है यस या फिर रिपीटिंग होता है, यही होता है ना। वो तो रैशनल, यस वो रैशनल होता है। ठीक है, चलिए तो इरेशनल फंस गया। सबसे सिंपल पाई, नाम सुने पाई? यस सर। पाई एक इरेशनल होता है। ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है। दूसरा, अगर कोई पाई छोड़ के इरेशनल बताओ, हम आपको क्या बोल रहे हैं? जनरल इरेशनल बता रहे हैं। सिंपल स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर डाल दीजिए, वो इरेशनल बन जाएगा। कोई भी प्राइम नंबर, जैसे कि आप रूट के अंदर 2 डाल दिए, रूट के अंदर 11 डाल दिए, रूट के अंदर आप डाल दिए क्या 191 डाल दिए। ठीक है, ये क्या बन गया? इरेशनल बन गया। तो जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर डालिएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। बस ऐसे ही हम तो बोले ना, ये आपके सेट का पार्ट नहीं है, मगर आपके पास एटलीस्ट ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बता दिया हम आपको। तो इरेशनल रिप्रेजेंटेड बाय QC या Q डैश या Q बार। इसको जो ऊपर में ऐसे छज्जा बना हुआ है इसको बार कहते हैं, Q बार, या फिर T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर T से। चलिए, ये था अपने पास सेट का वैरायटी। अब इसमें अगला आने वाला है, बहुत महान टाइप का आदमी है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया, है ना। तो यूनिवर्सल भी थोड़ा लग रहा है सुन के, हाँ हैवी टाइप का, बड़ा होगा। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट सेट इन एनी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट वैरी करेगा। इन एनी क्वेश्चन which contain each and every element, which contain each and every element of all sets in that question। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करते रहता है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा सेट होगा, जो कि बाकी सेट के एलिमेंट को खुद में कंटेन करके रखेगा, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल U, कैपिटल U। ठीक है, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बड़ा नहीं। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, वैसे तो क्वेश्चन आएगा तभी बता सकते हैं, मगर फिर भी मान लीजिए क्वेश्चन में एक सेट A दिया 1 2 रखा है, एक सेट B दिया 2 3 रखा है, एक सेट C दिया जो -4 और 3 रखा है। ठीक है, और एक सेट X दिया जिसके अंदर 0 1 2 3 4 -4 सॉरी -5 -4 -3 भी। ठीक है, बोलिए तो कौन यूनिवर्सल लग रहा है? सर एक्स। X। मतलब X। पहचानने में आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ये सबसे बड़ा होगा। और दूसरा है कि हमको चेक कर लेना है कि हर एक एलिमेंट मेरे सेट का इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, हर एक एलिमेंट मेरे सेट का इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे A B C कॉल्ड एलिमेंट्री सेट, ध्यान रखिएगा, कॉल्ड एलिमेंट्री, जो छोटा हुआ सबको एलिमेंट्री में डाल दिए, कॉल्ड एलिमेंट्री सेट्स। ठीक है, और जो X है इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, X इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, X को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमेशा वैरी करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अगला सेट ऑपरेशन, आइडेंटिफिकेशन वाला बात हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ रहे हैं, जो काफी जरूरी चीज है, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यानी सेट में से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो सेट ऑपरेशन से ही आता है, और इतना भी नहीं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। सेट ऑपरेशन, सेट को लिटा के ऑपरेशन नहीं करना है, मैथमेटिकली ऑपरेटर्स यूज होगा,
और उसमें सेट इन्वॉल्व होगा, देन इट इज कॉल्ड सेट का ऑपरेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आता है इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, जैसे 1 मिनट के लिए हम आपसे पूछे 3 + 2 = 5, हम आपसे पूछे मैथमेटिकली यहाँ क्या हुआ, क्या आंसर दीजिएगा? हम पूछे मैथमेटिकली क्या हुआ, प्लस सर एडिशन। आप बोलिएगा कि सर यहाँ एडिशन हुआ, एडिशन हुआ। यहाँ एडिशन हुआ। एग्जैक्टली वैसे ही अगर ए और बी के बीच ये ऑपरेटर लग जाए ना, ऑपरेटर ऑपरेटर, जैसे यहाँ प्लस ऑपरेटर है जो बता रहा है कि 3 और 2 का करना क्या है हमको, ठीक है, वैसे ही ये एक ऑपरेटर है, सेट का ऑपरेटर है, इसको यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी का यूनियन करना है। मैथ हमेशा क्या करता है, नोटेशन में बात करता है, वो इतना लंबा लंबा लैंग्वेज नहीं यूज करता, वर्ड्स नहीं यूज करता। तो अगर दो सेट का यूनियन करना है, वो सिंपल ये नोटेशन देगा यू टाइप का और बोलेगा फाइंड ए और बीच में यू डाल के बी, तो इसका मतलब हमको ए और बी का यूनियन निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी का हमको यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी होगा क्या? इट इज अ सेट, ये भी एक सेट होगा, इट इज अ सेट contain all elements of set A as well as of set B without repetition। अगर लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप जानते हैं, विदाउट रिपीटेशन, उसमें रिपीटेशन एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लें कि आपके पास कोई एक सेट दिया हुआ है A और इसमें लिखा है x such that x belongs to natural number and x square is less than 25। आप देखे थे अभी ऐसा। B एक सेट लिखा हुआ है x such that x belongs to natural number और x is even और ये भी बोला कि x will be less than 10, x will be less than 10, ऐसा बोला गया। अब आपसे बोला गया फाइंड, क्वेश्चन आपसे डिमांड किया फाइंड A यूनियन B, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये कोई सियोरिटी नहीं है कि सेट बिल्डर ही हमेशा देगा, वो आपको रोस्टर भी दे सकता है। रोस्टर दिया आपके लिए बेनिफिशियल, सेट बिल्डर दिया माइंड शांत कीजिए, पहले सेट बिल्डर से रोस्टर कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कभी सेट बिल्डर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता है, ट्राई भी मत कीजिएगा, गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो पहला काम ए को रोस्टर लिखना, कोई बताएगा क्या क्या होगा इसके अंदर? 1 2 3 4 1 2 3 4 आंसर आ गया, 1 2 3 और 4। और बी के अंदर क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 4 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है, ये हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन? यस सर। तो हम ऊपर में एक वर्ड यूज किए विदाउट रिपीटेशन, यानी कि अगर कॉमन पार्ट है तो हमको 2 बार नहीं लिखना, हमको कितनी बार लिखना? 1 बार लिखना। तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो उस समय ए को पूरा लिख देंगे, क्योंकि पहली बार में तो कोई भी एक ही बार आएगा। दूसरी बार 2 रिपीटेड है नहीं लिखेंगे, 4 रिपीटेड है नहीं लिखेंगे, 6 और 8। क्या आपको यूनियन समझ में आया कैसे निकालते? देख लीजिए, जिसको अगर ठीक है कि सर हमको नहीं समझ में आया, आप यूनियन कैसे फटाफट लिख दिए, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ऐसा कुछ भी अगर आपके मन में है तो आप मेरे से पूछ लें। नहीं है ना, समझ गए, ठीक है, देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक्सपेक्ट करते हैं आपसे क्वेश्चन बन जाए। सेट ए क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n + 1, जबकि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और n का वैल्यू लेस देन 4 है। ठीक है, अगला बी नंबर। अभी कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अगर आवाज कहीं रुका होगा तो कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं। बी दैट इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। ठीक है, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या किया, फाइंड सिंपल ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। चलिए अब साथ में ही हम आपको एक और कंक्लूजन दे दें, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। आपका क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए।
दोनों का आंसर सेम आया ना, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम सेम ना? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज है कि अगर हम लोग यूनियन रिवर्स ऑर्डर में भी करते हैं तो वो सेम ही रिजल्ट देता है। सबसे पहले ए n नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो n का वैल्यू पॉसिबल हुआ 1 2 3। जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 2 पुट करेंगे 5, 3 पुट करेंगे 7, ए हो गया। बी तो डायरेक्ट दिया, तो जब आप ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या कीजिए, ए को पूरा लिख लीजिए 3 5 7, और उसके बाद बी का एलिमेंट जो नॉन रिपीटिंग है, जो अनकॉमन है, उसको लिखते चलिए। 1 हो गया, 3 पहले से, 5 है, 7 है, 9। यही आंसर आया था ना? और सेम सेम बी यूनियन ए। किसी का अगर डिफर किया या किसी को मेरे से डिस्कस करना है, बिल्कुल बात करें, ठीक है? कि सर ऐसा नहीं वैसा, कुछ भी वैसा, अगर आपके मन में है डाउट नहीं है ना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, फिर इंटरसेक्शन बता देते हैं आपको। देखिए अब आया अपने पास इंटरसेक्शन, 2 नंबर होगा ये, 2 नंबर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि ये भी एक सेट हो। इट इज अ सेट containing common elements only, containing common elements only, केवल और केवल कॉमन एलिमेंट्स कंटेन करेगा, अनकॉमन एक भी कंटेन नहीं करेगा। केवल कॉमन कंटेन करेगा, अनकॉमन एक भी कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब कि बाय द वे अगर मेरे पास कोई एक सेट ए दिया जिसमें 1 2 3 4 और 5 है, एक सेट बी दिया जिसमें 0 1 3 और 5 है, एक सेट सी दिया जिसके अंदर -3 2 4 था, तो यहां पे पूछा गया इंटरसेक्शन। देखते चलिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन है, उल्टा यू, ठीक है? इट इज द नोटेशन फॉर इंटरसेक्शन, नोटेशन फॉर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का नोटेशन है, उल्टा यू। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन है, जो कॉमन पार्ट है, बस उसी को लिखना है। तो देखिए, तो ए और बी में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? So 1 3 5. 1 3 और 5, ठीक है? ये 3 एलिमेंट इसके अंदर होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं। 1 3 और 5। सोच के अगर हम आपसे ये पूछे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आंसर क्या होगा आपका? एबीसी का इंटरसेक्शन So empty होगा. Empty. Empty. एम्प्टी, ये एम्प्टी सेट होगा, 5 होगा, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट होगा ही, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपसे ये बोला गया बी इंटरसेक्शन सी, क्या आंसर? बी और सी का कॉमन Empty. Empty. ये फिर से एम्प्टी हो गया, ये फिर से एम्प्टी हो गया। ए और सी का कॉमन 2 4 So 4. 2 4. 2 और 2 of 4. बोलिए ये फाइनाइट है, ये एम्प्टी है, ये इनफाइनाइट है, या फिर ये इक्वल सेट है? क्या ये फाइनाइट है? पहला सब Finite. है? Finite. क्या ये एम्प्टी है? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. सिंगलटन है? No, sir. No, No, sir. ये भी नहीं। अब फाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है? छोड़ देते, उसको पूछते ही नहीं। तो इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन ए अपने पास दिया हुआ है 2 5, बी अपने पास दिया हुआ है 1 3, सी अपने पास दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है? कहाँ क्या चाहिए वो सुन लीजिए। फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट्स काम करता है, ठीक है? पहला, और दूसरा आपको चाहिए क्या? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? दोनों। तो सबसे पहले इसमें हम पहला स्टेप करेंगे
ए और बी का यूनियन निकालेंगे। बोर्ड मास पढ़े? बोर्ड मास, Yes, Yes, sir. sir. बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो ए और बी का यूनियन सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी में 1 2 3 और 5 आएगा। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सी का। तो सी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ क्या होगा? 1 2 3. 1 2 1 2 3 बस ये अपना आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड आप खुद से फाइंड करें इसको। सेकंड क्वेश्चन 2 5 1 3 2 5 1 3. ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले स्टेप 1 पे बात करना चाहेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन आपको 1 और 3 दोनों दिख रहा होगा। और उसके बाद का स्टेप है कि ए के साथ इसका यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए 2 5 और 1 3। देखिए क्या दोनों आंसर सेम आया आपका? Yes. ध्यान से। No, sir. नाइस सर। अलग अलग आया ना? वो डिपेंड कर जाता है मेरे ऑपरेटर के ऊपर कि मेरा ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है। दोनों अलग अलग आया तो ध्यान रखिएगा, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर। क्या क्या बोले ध्यान रखने के लिए? पहला बात बोले ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी भी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। मगर तीसरा अभी आप देखें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट्स अपना काम करता है वाकई में, ठीक है। चलिए ये था अपने पास इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों मिलके। तीसरा जो पॉइंट है ना अपने पास, तीसरा पॉइंट अपने पास है, इसको हम लोग क्या बोले, कॉन्जुगेट वर्ड ध्यान में आ रहा है मेरा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से पहले डिफरेंस, क्योंकि इसके बिना कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब सिंपल सब्सट्रैक्शन ऑफ सेट्स। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैंसिलेशन होता है। याद है आपको बचपन में आप ऐसे पढ़े होंगे कि देखो अगर 5 माइनस 3 है, ठीक है, क्या है बोले 5 माइनस 3 है, तो देखो एक कैंसिल हुआ, दूसरा कैंसिल हुआ, तीसरा कैंसिल हुआ, कितना रिमेनिंग? आप बोले 2 डंडा यानी कि 2। अब आप इसको पढ़ते हैं कि 5 माइनस 3 इक्वल्स 2। तो सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का कैंसिलेशन। एग्जैक्टली वैसे जब आप a माइनस बी फाइंड करेंगे, a माइनस बी ऑर्डर मायने रखता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ पहला वाला सेट A which not in set B, इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, all uncommon elements of पहला वाला सेट ऑफ सेट A। तो सोचिएगा A अगर आपको दिया 1 3 5, B आपको दिया 3 5 7, बोलिए तो A माइनस बी क्या आंसर देगा? आप बोलिए फिर हम बताएंगे। 1 1. पता है क्या करना है? जब भी आपको डिफरेंस निकालने का अगर ऐसा मौका दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो मौका देगा, आप सबसे पहले ना मार्क कर लीजिए कि कॉमन क्या है। अब आपको A का अनकॉमन एलिमेंट दिख गया, बस वही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ दिया B माइनस A, क्या आंसर दीजिएगा? 7 A माइनस बी का मतलब हो गया अनकॉमन एलिमेंट ऑफ A, इसलिए मैंने A नहीं बोल रहे थे, हम क्या बोल रहे थे? पहला वाला सेट बोल रहे थे ना हम बार बार। तो जब हमसे बोलेगा B माइनस A, इसका मतलब अनकॉमन एलिमेंट किसका? B का। अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट B, ठीक है, B का अनकॉमन एलिमेंट मेरा आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन एक है, आप सॉल्व करेंगे, सब कोई लगेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4 ध्यान है, कोई जरूरी नहीं है कि रोस्टर में दे, सेट बिल्डर भी दे सकता है, दोनों आप देख चुके हैं, आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। ऐसा है, आपसे क्या बोला? फाइंड
ए यूनियन बी और एक सी हम लिखना चाहते थे, सी भी लिख देते हैं, 0 2 4 6 ए यूनियन बी और माइनस सी, ए यूनियन बी माइनस सी क्या होगा? चलिए आंसर बताइए आप खुद से, ट्राई कीजिए, छोटा है तुरंत बन जाएगा। हम 1 मिनट में बस आ रहे हैं, आप तब तक इसको बना लें। तो ए यूनियन बी आप जब निकालें तो उसमें आपको क्या क्या मिला? उसमें आपको मिला 1 2 3 4 0, ठीक है, और 6, और इसमें से सॉरी मेरा मिस्टेक, 1 2 3 4 और 5 मिलेगा ना, हम बगल में देख लिए थे 5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी को, यानी 0 2 4 और 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना इसका मतलब कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना है, कॉमन पार्ट और कौन है 4, ये हटा देना है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 3 और 5 आएगा, 1 3 5, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसका भी आया सही था। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है इसमें हमसे? नहीं, ठीक। नेक्स्ट जो बढ़ रहे थे हम, पता नहीं कौन से नंबर पे चल रहे, थर्ड, हाँ थर्ड, फोर्थ नंबर, फोर्थ इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कुछ खत्म नहीं हुआ, ये बार बार रिपीट होगा, ऑपरेशन ऑफ सेट हमेशा चलता रहेगा जब तक सेट रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सबसे पहला चीज कि it does not contain those elements which present in set, मतलब कि कोई सेट ए दिया है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ए का एलिमेंट नहीं हो। सर ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, अगर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो आप उसको ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको कुछ याद आया? इरेशनल, यस है ना? तो जो भी नंबर रैशनल नहीं होता, आपको पता होगा वो इरेशनल होता है, पता है कि नहीं? नहीं पता? यस सर। रियल नंबर दो ही पार्ट में डिवाइडेड, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो जो रैशनल होगा वो रैशनल की कैटेगरी में चला गया, जो रैशनल नहीं होगा उसी को इरेशनल कहते हैं। तो यहाँ पे भी है ना वही बात चल रहा है, यहाँ पे भी वही बात चल रहा है कि आपका जो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको एसी से, ए डैश से या ए बार से रिप्रेजेंट करें। दूसरा बात, इफ x belongs to the set A, तो इसका मतलब x does not belongs to A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक मिनट, हमको लगा ना मेरा छोटा वाला डॉगी, मेरे घर में 2 डॉगी है, दोनों लिब्रा है, तो हमको लगा मेरा छोटा वाला डॉगी बाहर निकल गया और रोड वाला कुत्ता लोग से झगड़ा कर रहा है, इसलिए देखिए x बिलोंग्स टू a, तो x कभी a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जो एलिमेंट सेट का होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट का कभी नहीं हो सकता, जो एलिमेंट सेट का होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट का कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा वो उस सेट से कभी बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है, वो उस सेट से कभी बिलोंग नहीं कर सकता। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये निकलेगा कैसे। अगर आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बाय द वे, आपके अगर किसी क्वेश्चन में सेट ए दिया 1 3 5, क्या आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा?
नहीं, कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं। क्यों नहीं सर? कारण है कि यूनिवर्सल नहीं रहेगा नो तो सर। No. हाँ, यूनिवर्सल होना जरूरी। यूनिवर्सल मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो a का कॉम्प्लीमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो यूनिवर्सल माइनस a करेंगे। इसका मतलब कि कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए तो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए a क्या लिखा है 135 और a कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा 024। एक बार चेक कीजिए क्या दोनों के बीच कुछ कॉमन मिल रहा है आपको? No, sir. नो सर। कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। मगर पता है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन मिलता है? रिलेशन। एक बार यूनियन अगर करेंगे ना ए और ए कॉम्प्लीमेंट का, ये यूनिवर्सल के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का तो ये हमेशा 5 होगा। ठीक है, ये दो लॉ में भी काउंटिंग होता है, जो लॉज ऑफ सेट होता है ना उसमें भी ये काउंटिंग होता है कि अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकाला जाए तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और अगर हम सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है। इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, ठीक है, और जो यूनियन होता है, यूनियन इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, इज यूनिवर्सल सेट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, उस जगह पे यही सब चीज होता है जो चेक किया जाता है कि स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट वाली बात हमेशा कंपटीशन में ही पूछी जाएगी। अदरवाइज आपके स्कूल में ऐसा सिंपल दिया रहेगा और कैलकुलेट करने बोलेगा बस। ठीक है, तो ये था अपने पास कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद आपके पास रह गया एक बहुत मेजर सेक्शन, हम उसको आज खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, मेजर सेक्शन अपने पास क्या है ना, उसको कहते हैं सबसेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सबसेट। जैसे मान लीजिए ये पेन, इस पेन का छोटा सा पार्ट अगर काट के निकाल दिए तो रहेगा तो पेन, उसको बोलेंगे पेन। मगर क्या वो पेन के बराबर रहेगा? पेन की तरह लिख पाएंगे हम उससे? अरे कभी मोमबत्ती जलाए हैं? यस सर। यस सर। Yes. मोमबत्ती का थोड़ा सा मोम निकाल लीजिए और उसको कभी जलाए हैं? वो जलेगा? वो गल जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा, वो जलेगा। ठीक है, तो जो काम मोमबत्ती कर सकता है वो मोमबत्ती का पार्ट नहीं कर सकता। मगर अब ये सोचिएगा, अगर उस मोमबत्ती को, मान लीजिए आज के लिए ये मोमबत्ती है, ठीक है, कैंडल है, और इतना कट कर दिए, ठीक है, इतना कट कर दिए, और इसके अंदर वो है ना रस्सी भी है, क्या अब जलेगा? नहीं सर आ रहा है। जलेगा ना? वो भी जलेगा कि नहीं जलेगा? आवाज आ रही है क्या? सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ, सर, बीच बोल रहे में अभी कट आवाज आया? यस सर। ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं कि इतना लंबा सा एक कैंडल है मेरे पास जिसमें यहाँ पे मोमबत्ती का बत्ती भी लगा हुआ है। हम क्या किए, यहाँ से कट कर दिए, तो अब मेरे पास इतना छोटा जो बचा, क्या हम उसको कैंडल बोलेंगे कुछ और बोलेंगे? कैंडल बोलो। कैंडल ही बोलेंगे। मगर इस कैंडल का ये पार्ट है, देन इट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कैंडल या लॉन्ग कैंडल या प्रीवियस कैंडल। तो एग्जैक्टली वैसे ही सबसेट क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ सेट, इट इज द पार्ट ऑफ सेट। ये सेट का एक पार्ट होता है। तो किसी चीज का पार्ट क्या उसके इक्वल नहीं हो सकता? यस यस सर। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सबसेट, इसका मतलब ये है सबसेट मे बी इक्वल टू द सेट। वो सेट के इक्वल भी हो सकता है या सेट का पार्ट भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम लोग सबसेट। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे,
ए अगर कोई एक सेट है जो कंटेन कर रहा है 0 2 4, बी अगर हम एक ऐसा पार्ट लिखे इसमें से कट करके, पार्ट मतलब इसी का एलिमेंट निकालेंगे तो 0 और 2, सी अगर हम इसी में से कट करके निकालें लिखे 4, डी हम इसी में से कट करके निकाले देखिएगा 2 4 0, तो यहां पे बी इज सबसेट ऑफ ए, सही बोले? यस सर। Yes, sir. दूसरा अगर हम यहां बोलते हैं कि सी भी सबसेट है और डी भी सबसेट है, तीनों स्टेटमेंट सही ना? यस सर। और डी इज सबसेट, डी इज, एक मिनट, डी इज सबसेट ऑफ, तो ये तीनों का तीनों करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके लिए नोटेशन कौन सा यूज करते हैं, सबसेट के लिए नोटेशन कौन सा यूज करते हैं हम? तो देखिए नोटेशन इसमें यूज होता है जैसे B इज द सबसेट ऑफ A, यहाँ पे C इज द सबसेट ऑफ A, यहाँ पे D इज द सबसेट ऑफ A। जैसे आप इसको क्या पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए, तो इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेड जिधर बन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सही बोले? लेस देन और इक्वल टू, यस Yes, sir. ठीक है। तो क्या आप यहाँ दो कंडीशन लगा रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू? Yes. यस सर। एग्जैक्टली वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा कर्सिव ऐसे लिख दें तो ये बता रहा है लेस को, यानी कम एलिमेंट, कम एलिमेंट, कम एलिमेंट, सेट से कम एलिमेंट मगर उसी का एलिमेंट। और अगर इक्वल टू लगा दें तो इसका मतलब वो मे भी सेट के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे बी सी और डी ऐसा सेट है जिसका सारा एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, इस कारण से बी सबसेट कहलाया, सी सबसेट कहलाया, डी सबसेट कहलाया। तो सबसेट का एक डेफिनेशन, सबसेट, सबसेट ऑफ एनी सेट, of any set is that particular set whose each and every element present in the set, सबसेट वो सेट होता है, ठीक है, सबसेट वो सेट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर सेट के हर एक एलिमेंट को ऐसे कंटेन करे, सॉरी मेरा मिस्टेक, सबसेट वो सेट होता है जिसका एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट, सबसेट वो सेट होता है जिसका एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ, इसी बात को इफ ईच एलिमेंट ऑफ X present in Y, तो X is the subset of Y। स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ तो हाँ, ना तो, ठीक है, यही है। अगर X का सारा एलिमेंट Y के अंदर प्रेजेंट है तो X को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ Y, X को बोलेंगे सबसेट ऑफ Y। अब जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि राइट ऑल सबसेट ऑफ A, और A के अंदर लिखा है 1 2 3। देखिए लिखने का तरीका, सबसे पहले आप सबसेट का लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे 5 से, फिर सिंगलटन यानी 1 2 3, उसके बाद दो एलिमेंट 1 2 2 3 1 3, उसके बाद 3 एलिमेंट 1 2 3, हो गया। तो लिखने का एक सीक्वेंस रखिएगा, अगर सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा भूल जाइएगा, 1 2 छूट जाएगा। काउंटिंग किए, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना है, काउंट कर लीजिए। Sir, 8. 8, ठीक है। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला दे रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट पे कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, ऐसे सबसेट पूछा नहीं जाता है, ये स्कूल में पूछा जाता है, स्कूल एग्जामिनेशन में, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power n,
जबकि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 3। 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या वो 8 के इक्वल नहीं होता है? यस सर। ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सबसेट लिखा जाता है। तो सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले 5, सबसे पहले 5, फिर सिंगलटन सेट, उसके बाद 2-2 एलिमेंट, उसके बाद 3-3 एलिमेंट, जरूरत पड़ा तो 4-4 एलिमेंट, फिर जरूरत पड़ा तो 5-5 एलिमेंट। उतना बड़ा नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम 3 तक पूछता है। ठीक है, चलिए इसी में ये भी अब है ना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम आपको है ना अभी ठीक है, अभी के लिए एक बात बता दें, आज यहीं तक रखेंगे।